यस। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द कंडक्टेंस उसके बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने डाइल्यूशन तक का पॉइंट स्टडी कर लिया था। और डाइल्यूशन में हमने ये ग्राफ बनाया था इस तरह से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द डाइल्यूशन इंटरआयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेज due to the dilution interionic attraction decreases and hence कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और आगे ये आपको बताया था कि इसमें इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वीक वाले को तो डिटरमाइन करते हैं कोलराउस लॉ से, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वेरिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेरिएशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्लेन, ठीक है, the variation of weak the variation of molar conductance of weak electrolyte can be explained by the Ostwald डाइल्यूशन लॉ। आप इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन अभी समझाया था डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से कंसंट्रेशन डिक्रीज़, और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने से अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। विद इंक्रीज़ इन अल्फ़ा नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज। ठीक है, विद इंक्रीज़ इन अल्फ़ा नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेज, ही लिख देते हैं, एंड हैंस नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेस। और नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो इसीलिए ये वाली लाइन बनती है। ठीक है, अंडर रूट सी की अल्फ़ा इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इसी तरह से इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है, बट द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, वेयर एज लिख देते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा वर्ड, वेयर एज द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ strong electrolytes can be explained by Debye, Huckel, Onsager इक्वेशन। ठीक है, डेबाई एक डेबाई साइंटिस्ट और हकल साइंटिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया, और ऑनसेजर ने इसे क्या किया, मॉडिफाइड किया। ठीक है, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या है, lambda m at given concentration equal to lambda m naught, ठीक, स्टैंडर्ड, माइनस
ए प्लस बी लैम्डा एम नॉट अंडर रूट सी। ठीक है, ये इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को बुक्स में आपको ये ऐसा ही मिल सकता है, लैम्डा स्मॉल लैम्डा भी लिखा हो सकता है, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम इनफाइनाइट, स्टैंडर्ड मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, ए प्लस बी लैम्डा एम इनफाइनाइट अंडर रूट सी। ठीक है, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, दोनों में से कोई भी फॉर्म आपको मिल सकती है। ठीक, ये क्या है, ये तो आपको पता ही है। लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन सी। ठीक है, सी कंसंट्रेशन का है ये। और ये लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, ये है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, डिपेंड्स ऑन, इनकी वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर। ठीक, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, विस्कोसिटी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, चार्ज ऑफ द आयंस, चार्ज ऑफ द आयंस। ठीक है, इन सब फैक्टर्स पर ये ए और बी डिपेंड करता है। अंडर रूट सी क्या है वो तो आपको पता ही है, कंसंट्रेशन है, सी इज़ द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये ए और बी की वैल्यू को हमें लिखने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और इसे अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टर्म्स में इक्वेट करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, जब आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, और वैसे कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू लिखी होती है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं लिखी होगी, ए और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ए और बी। अगर मैं ए की बात करूं तो ये ए इक्वल टू ए कांस्टेंट इक्वल टू की वैल्यू, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एफ जेड ई नॉट अपॉन 3 पाई ईटा 8 पाई, अलग अलग फॉर्म में लिखा होगा, बुक में 2 पाई भी लिखा होगा, वो कैलकुलेट करने के बाद लिखा होगा। जेड स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एन ए अपॉन 1000 के टी हाफ। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ही इसकी वैल्यू बी की वैल्यू भी, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, ई नॉट स्क्वायर ओमेगा 6 के टी 8 पाई जेड स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर एन ए अपॉन 1000, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ ये सब मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। ठीक, एन ए एवोगैड्रो नंबर, टी
एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ई, ये ई जैसा लिखा होता है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O, या जो भी हमारे पास मीडियम होगा, सॉल्वेंट होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। ईटा, ईटा विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ई नॉट, ई नॉट चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा और भी कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो जितना सिंपल दिख रहा है उतना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स इसमें आती हैं, टेम्परेचर आता है, वही इसलिए लिखा है वहाँ पर कि ए और बी कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इक्वेशन में है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वेशन में है, चार्ज ऑफ द आयंस, हाँ जेड, जेड रह गया, जेड इज़ द चार्ज ऑफ आयन, जेड, जेड वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये जेड है चार्ज, numbers of cation and anion, ये Z चार्ज नंबर होता है, तो चार्ज पर भी डिपेंड करता है, तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ओमेगा में भी तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओमेगा को अगर हम लिखें तो ये भी चार्ज है, मतलब इस तरह से 2q, फिर और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे, 1 + √q, ठीक है, ये ओमेगा है, ठीक। अब इसमें फिर q आ जाएगा, q को सॉल्व करेंगे तो फिर और भी इससे और ज़्यादा वैल्यू, q की वैल्यू और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये चार्ज पर डिपेंड करता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस इनटू कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ एनायन, ठीक, डिवाइडेड बाय चार्ज प्लस चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस कंडक्टेंस चार्ज एंड कंडक्टेंस ऑफ एनायन, इस तरह से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, ठीक। तो अगर वैसे इनका कभी भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, कुछ बुक्स में तो क्या करते हैं, इन सब कांस्टेंट वैल्यूज़ को वैल्यू पुट करने के बाद लिख देते हैं, ठीक है, कि ये सब हमने मतलब कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो कुछ बुक्स में 60.2, ए की वैल्यू 60.2 लिखी मिलेगी, ठीक है, बी की वैल्यू 0.299 लिखा मिलेगा, इस तरह से मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद उसे लिख देते हैं, लेकिन हमें कोई रटना नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इस जो बहुत वाइड है, ठीक है, ये मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये केवल ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है, टू एक्सप्लेन द ग्राफ, ठीक। तो अब अगर आप इसे प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, प्लॉट ऑफ, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन a plot of lambda m versus under root c should be a straight line, should be a straight line, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, हैविंग द स्लोप इक्वल टू, अब स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप इक्वल टू होगा a + b, ठीक, लैम्डा और इंटरसेप्ट लैम्डा, हैविंग शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, हैविंग ए स्लोप ऑफ, having a slope equal to a + b, ठीक है, इसके इक्वल होगा, एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट इक्वल टू, अब ऑब्वियसली इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट इक्वल टू लैम्डा नॉट, इन्फिनिटी के लिए,
लेमडा नोट एम के लिए, एम के इक्वल होगा, ठीक है। वो तो ग्राफ में ऑब्वियसली पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर इट इज़ वैलिड फॉर वेरी डाइल्यूट कंडीशंस, ठीक है। तो और इसकी मतलब कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, हायर कंसंट्रेशन पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो द इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन होना चाहिए, सी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इक्वल टू 0.02 m या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। मेनली वैलिड फॉर द इक्वेशन इज मेनली फॉर यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, वैलेंट univalent electrolytes and for C इक्वल टू और लेस देन 0.02 m, ठीक है। तो अप्रोक्स इतनी कंसंट्रेशन या इससे कम कंसंट्रेशन के लिए मेनली इक्वेशन वैलिड है। ऐसा नहीं है कि उससे हायर वालों में वैलिड नहीं होगा, बट इसके ऑथेंटिसिटी यानी कि इसमें ऑब्जर्व जो डेविएशन होते हैं वो इंक्रीज़ होने लगते हैं, और विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन डेविएशन फ्रॉम ऑन-सैगर इक्वेशन इंक्रीजेज, इससे ज़्यादा डेविएशन बढ़ने लगता है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन में ये थोड़ा सा लिमिटेशन है कि हम इसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को हम इसी से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या यूज़ करते हैं, वो साइज़ ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, वो भी हम पढ़ लेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट तो इसमें आ ही गया है, ठीक है। टेम्परेचर का, चलो टेम्परेचर का इफेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद कोलराउस लॉ लिख लेंगे, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैसे इसमें इंक्लूड हो गया है, देखिए टेम्परेचर यहाँ पर है, टेम्परेचर डिवाइड में है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ए दोनों के डिवाइड में, तो ए और बी की वैल्यू कम होगी, ए और बी की वैल्यू अगर कम होगी तो नेगेटिव आंसर कम हो जाएगा, नेगेटिव आंसर कम हो जाएगा तो इसका मतलब लैम्डा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बड़ा आंसर आ जाएगा, लार्जर वैल्यू। तो इसका मतलब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर लिखें, ठीक है। चलो फोर्थ फैक्टर भी लिख लेते हैं, टेम्परेचर विद increase in temperature, with increase in temperature conductance of all electrolyte increases, the conductivity with increase in temperature the conductivity and conductance of all electrolyte increases, ठीक है, इंक्रीज। तो ऐसा क्यों होगा? वीक के केस में क्या होगा, देखो वीक के केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, उसका आयनाइजेशन बढ़ेगा या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, उससे कंडक्टेंस बढ़ेगा। और यहाँ स्ट्रॉन्ग के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, यहाँ आयनाइजेशन पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ए और बी कांस्टेंट पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ए और बी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ए और बी डिक्रीजेज होगा, तो ये वाला आंसर क्या होगा, लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्लूड, ये विस्कोसिटी का देखो फैक्टर आ गया इसमें, फिफ्थ वाला फैक्टर। अब देखो विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा, विस्कोसिटी का इफेक्ट, विस्कोसिटी डिवाइड में है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड की विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो ए की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ए की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी का सम डिक्रीज़ होगा, यानी कि वही विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने से विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा,
कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। और साइज ऑफ द आयंस की अगर हम बात करेंगे तो वो हम आयनिक मोबिलिटी में अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कोलराउस लॉ क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर लिख लेंगे हम, ये 5th 7 जो भी फैक्टर होंगे। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो कोलराउस क्या है हम ज़रा देख लेते हैं क्या है। फॉर ए लैंग्वेज लिख लेते हैं, फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the value of lambda m in a very dilute solution, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिख सकते जैसे 0.001 m, ठीक है, और इससे भी कम ले सकते हैं 0.0001 m एटसेट्रा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इज़ वेरी क्लोज टू द limiting value of conductivity, ठीक है, या कंडक्टेंस यानी लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा एम नॉट, मतलब जब वो पीछे चला जाएगा तो बिल्कुल उसके क्लोज आ जाएगा। ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल लैम्डा एम नॉट के क्लोज आ जाएगा अगर कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, ठीक है, एट इनफाइनाइट